से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। विश्व ओजोन दिवस। अब देखिए, जब हम विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ओजोन की। ओजोन, अब पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए, ओजोन क्या है? तो ओजोन जो है यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। पहला पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए, ओजोन क्या है? यह एक गैस है। ओजोन हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ओजोन क्या है। तो ओजोन क्लियर हो गया कि ओजोन एक हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। अब इसका आता है रासायनिक सूत्र। जब हम ओजोन का रासायनिक सूत्र पढ़ते हैं तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वह है O3। इसका मतलब यह ऑक्सीजन का विशेष रूप है। O का मतलब किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का विशेष रूप है जिसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। ओजोन गैस ऑक्सीजन का विशेष रूप है जिसमें ऑक्सीजन के तीन अणु होते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमने कहा ओजोन क्या है? गैस है। तो ये जो गैस है यहां क्या है? ऑक्सीजन जो गैस है उसका एक विशेष रूप है। ऑक्सीजन में O2 2 अणु होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के यदि 3 अणु मिलते हैं तो वहां कौन सी गैस बनती है? ओजोन गैस बनती है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 अणु होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी खोज। अब समझना यहां से ओजोन गैस की खोज। ओजोन गैस की खोज कब की? 1840 में। 1840 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनविन। क्रिश्चियन फ्रेडरिक इसका स्कॉनविन ने की। यानी कि ओजोन गैस की खोज पूछा जाए तो किसने की? ओजोन गैस की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनविन ने की थी। कब की थी? 1840। ये तो क्या आती है? ओजोन गैस। ओजोन क्या है? एक गैस है जो ऑक्सीजन का विशेष रूप है, जिसकी खोज की थी 1840 में। किसने? क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनविन ने। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट कि यह कहां पे पाई जाती है। तो अब ध्यान रखना, ओजोन गैस कहां पाई जाती है? तो जो हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है, इसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में जो ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान के आधार पर इसमें परतें पाई जाती है, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल। कैसे समझना यहां से?
यहां क्या है, पृथ्वी है, और यहां भूमध्य रेखा है। अब इस पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो सबसे पहले जो आती है वह है सौर मंडल। इसके ऊपर जाते हैं तो दूसरी परत कहलाती है समताप मंडल। इसके ऊपर जाते हैं मध्य मंडल। इससे ऊपर जाते हैं आयन मंडल, और सबसे ऊपर है वह है बहिर्मंडल। यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। यहां तो जो है वायुमंडल की क्या है, परत। अब इसमें हम बात करते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है यहां कहां से, पृथ्वी से लगभग 15 से कितनी ऊंचाई पर, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य, यानी कि पृथ्वी के धरातल से 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, एक 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत के रूप में पाई जाती है। और इसी परत को क्या कहा जाता है, इस परत को कहा जाता है ओजोन परत। तो अब देखिए ध्यान रखना, ओजोन जो गैस है वह वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के जो है ऊपरी भाग में एक परत के रूप में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। यहां क्या है, यहां पृथ्वी है। पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत के रूप में समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। तो यह पता होना चाहिए कि ओजोन गैस क्या है और यह वायुमंडल में किस रूप में पाई जाती है, एक परत के रूप में पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। और अब ध्यान रखना, इस ओजोन परत की जो खोज है वह 1913 में, गैस की खोज तो 1840 में हो चुकी थी, लेकिन परत के रूप में नहीं, इस ओजोन परत की जो समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, इसकी खोज कब हुई थी, 1913 में हुई थी। और इसकी खोज की थी चार्ल्स फेब्रे और हेनरी बुसान के द्वारा की गई थी। अब समझना यहां से, ओजोन गैस वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी भाग में एक परत के रूप में पाई जाती है,
जिसे ओजोन परत कहते हैं। क्लियर क्या? यानी ओजोन गैस क्या है? तो हल्के नीले रंग की गैस है जो कि ऑक्सीजन का विशेष रूप है। और ओजोन परत क्या है? कि ओजोन गैस की एक परत जो कि वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। अब ओजोन परत की खोज कब हुई थी? तो ध्यान रखना, ओजोन परत की खोज 1913 में चार्ल्स फैब्रे तथा हेनरी बुसान ने की। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान ने की थी 1913 में। जबकि ओजोन गैस की खोज 1840 में किसने की थी? फ्रेडरिक स्कॉनविन ने की थी। क्लियर? अब यहां पे समझना कि ओजोन परत हमारे लिए क्या महत्व है, या ओजोन परत का हमारे लिए क्या महत्व है। अब समझना यहां से, उससे पहले कि ओजोन परत की जो है मोटाई, हमने कहा कि यहां जो है वायुमंडल में पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। तो इसकी मोटाई कितनी है? तो ध्यान रखना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई 300 से 600 डॉप्सन है। कितनी है? 300 से 600 डॉप्सन। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, वह प्रश्न आता है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो वह है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डॉप्सन में मापी जाती है। तो ओजोन परत, क्या यह क्लियर हो गया? ओजोन परत की खोज किसने की? यह क्लियर हो गया। और ओजोन परत की मोटाई कितनी है, या ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो वह है डॉप्सन। अब प्रश्न आता है कि ओजोन परत का हमारे लिए महत्व क्या है। तो अब समझना यहां से, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी एवं सजीव जगत की रक्षा करती है। पॉइंट क्लियर हो गया कि ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेंज, यानी कि पराबैंगनी जो किरणें, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उनको रोककर पृथ्वी की क्या करती है? रक्षा करती है। पृथ्वी पर जो सजीव जगत है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो जीव जंतु है, उन सब की क्या करती है? रक्षा करती है। और इसीलिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा था, और प्रश्न यही पूछा था कि पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं किसे कहते हैं? ओजोन परत को कहते हैं। और ओजोन परत को क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। तो इस तरह से हमें ओजोन और ओजोन परत को लेकर प्रश्न पूछा था। अब प्रश्न आता है
कि पर्यावरणीय मुद्दों में ओजोन की क्या भूमिका है, तो वर्तमान में जो सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या के रूप में एक तो है ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, और दूसरा है ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन के नाम से जानते हैं, ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओजोन छिद्र की, ओजोन क्षरण की, ओजोन डिप्लेशन की, कि ओजोन डिप्लेशन क्या है और इसको लेके हमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझना यहां से, क्योंकि जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसमें हमें ओजोन छिद्र को पूछा जाएगा, ओजोन क्षरण को पूछा जाएगा, ओजोन डिप्लेशन को भी पूछा जा सकता है कि ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र क्या है। अब एक एक पॉइंट समझना यहां से। ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र। अब समझना यहां से कि ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र क्या है, कि प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से यदि ओजोन परत की मोटाई में कमी होती है तो इसे हम ओजोन छिद्र या ओजोन क्षरण कहते हैं। प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से ओजोन परत की मोटाई में कमी होने की घटना ओजोन क्षरण कहलाती है। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन छिद्र से तात्पर्य है, ओजोन छिद्र से तात्पर्य है ओजोन परत की मोटाई में क्या होना, कमी होना। हमने कहा कि ओजोन परत की जो मोटाई है वह 300 से 600 डॉप्सन है, लेकिन यदि ओजोन परत की मोटाई 220 डॉप्सन से कम हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई 220 डॉप्सन से कम है तो इसे ओजोन छिद्र कहा। यह ध्यान रखना कि ओजोन छिद्र का मतलब क्या है, ओजोन में कोई छेद नहीं होना। ओजोन परत की यदि मोटाई में कमी हो जाती है तो इस घटना को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। और ओजोन छिद्र कब होगा, जब ओजोन परत की मोटाई 220 डॉप्सन से कम हो जाती है। क्योंकि ओजोन परत की मोटाई कितनी है, तो 300 से लगाकर 600 डॉप्सन है, लेकिन धीरे धीरे जब मोटाई में कमी होती है और मोटाई यदि 220 डॉप्सन या उससे कम हो जाती है तो उस ओजोन परत के क्षेत्र को हम ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। और उस समय जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणें सीधे धरातल पर पहुंचती है। अब प्रश्न आता है कि ओजोन छिद्र की खोज कब और किसके द्वारा की गई। अब समझना, ओजोन छिद्र की खोज, ओजोन छिद्र की खोज जो है वह 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण दल, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण दल के नेतृत्वकर्ता, जिसका नाम था जोसेफ फॉरमैन, जोसेफ फॉरमैन तथा एक उनके साथ और थे गार्डिनर, गार्डिनर ने
अंटार्कटिका महाद्वीप पर की। तो अब ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओजोन क्षेत्र या ओजोन सरण की खोज सबसे पहले कब की गई? 1985 में। कहां की गई? अंटार्कटिका महाद्वीप पर की गई। किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण दल के नेतृत्व करते थे जोसेफ फॉरमैन और गार्डिनर। यदि एक व्यक्ति आता है तो आएगा जोसेफ फॉरमैन, और यदि दो पूछे जाएंगे तो जोसेफ फॉरमैन और गार्डिनर दोनों ने। तो हमें ऑप्शन पर ध्यान रखना है कि ऑप्शन में यदि एक व्यक्ति है तो आएगा जोसेफ फॉरमैन, और सामान्यतः हमें जोसेफ फॉरमैन को ही पूछा जाता है। लेकिन मानो युग में पूछ ले कि कौन दो व्यक्ति थे, तो जोसेफ फॉरमैन और गार्डिनर थे, जो कि ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे। इन्होंने जब ब्रिटेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर, जिसे हम वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के रूप में जानते हैं, और वहां पर जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण दल वहां पर गया, तो उस दल के जो नेतृत्व करता थे, जिनका नाम था जोसेफ फॉरमैन, और उनके साथ एक व्यक्ति थे गार्डिनर, इन दोनों ने वहां पर ओजोन परत की मोटाई के संदर्भ में अध्ययन किया। तो पता चला कि ओजोन परत की मोटाई वहां पर अन्य स्थानों की अपेक्षा कम है। इसका मतलब ओजोन परत धीरे धीरे वहां क्या हो रही है? नष्ट हो रही है, और उसे ओजोन सरण या ओजोन छिद्र का नाम दिया गया। इसीलिए ध्यान रखना, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? अलग है। ओजोन परत की खोज किसने की? अलग है। और ओजोन गैस की खोज की वह अलग है। और यही चीजें हमें एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से किसने ओजोन गैस की खोज की? तो हमारा आएगा क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनविन। ओजोन परत की खोज किसने की? चार्ल्स फैबरे और हेनरी बुस्सान ने। और ओजोन छिद्र की खोज किसने की? जोसेफ फॉरमैन और गार्डिनर। अब हमें ऑप्शन के आधार पर उत्तर देना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि ओजोन सरण के क्या कारण है। तो अब देखिए, ओजोन छिद्र या ओजोन सरण के कारण क्या है, तो समझना यहां से। ओजोन सरण या ओजोन छिद्र के कारण, कि ओजोन सरण या ओजोन छिद्र के क्या कारण है। अब समझना यहां से, इसके जो कारण है उसमें सबसे पहले तो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, अब प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्राकृतिक कारणों में एक तो है सौर कलंक, एक तो कौन सा है? सौर कलंक। दूसरा है ध्रुवीय वाताग्रह, और तीसरा जो है वह है समताप मंडल में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के बादल। समताप मंडल में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के बादल, जिन्हें हम मुलाब मेघ के नाम से जानते हैं, वह जो है क्या? इसके ओजोन छिद्र के कारण। लेकिन इनके कारण ओजोन परत की मोटाई में बहुत कम कमी होती है, इसलिए इन्हें सर्वाधिक उत्तरदायी कारण नहीं माना जाता है। यह केवल प्राकृतिक घटना पर निर्भर होता है, और प्राकृतिक घटना के कारण कई बार ओजोन परत की मोटाई में क्या होती है? कमी होती है। इसीलिए हम ओजोन छिद्र के लिए प्राकृतिक कारणों में ध्यान रखना, सौर कलंक है, दूसरा ध्रुवीय वाताग्रह है, और तीसरा समताप मंडल में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के बादल, जिन्हें हम मुलाब मेघ के नाम से जानते हैं। लेकिन ओजोन परत की मोटाई में कमी क्यों हो रही है? प्राकृतिक कारणों से, क्योंकि प्राकृतिक की अपेक्षा मानव जनित कारण जो है वह ज्यादा उत्तरदायी है। तो अब समझना यहां से मानव जनित कारण कौन से हैं। अब मानव जनित कारण में ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है हैलोजन गैसें,
और हैलोजन गैसों में कौन कौन सी है? हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरो कार्बन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यह हैलोजन गैसें, यह मानव जनित कारण है। और तीसरा है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें जिसमें CO2 है, CH4 है, CO है और N2O है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और एक है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यह जो है मानव जनित कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन गैसें और ग्रीन हाउस गैसें, यह सभी जो है किसके? ओजोन सरण के लिए उत्तरदायी। लेकिन हमें प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी है? तो अब ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन सरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, तो वह है, सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के नाम से हम लोग जानते हैं। अब समझना, यहां से ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा उत्तरदायी है। जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम ग्रीन हाउस गैसों को उत्तरदायी मानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। लेकिन ओजोन छिद्र के लिए ध्यान रखना कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो मुख्य एक गैस पूछा जाएगा तो सदैव कौन सा होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जब पूछा जाता है तो वह कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। तो ये ध्यान रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यहां कौन सी है? हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। यहां सभी जो है मानव जनित कारण। क्यों? इन सब का उत्सर्जन मानव के द्वारा किया जाता है और इसी के कारण जो है ओजोन क्षेत्र की मोटाई में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और सबसे ज्यादा उत्तरदायी किसे माना जाता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट जो यहां से पूछा था कि ओजोन छिद्र का क्या प्रभाव है, कि ओजोन छिद्र की यदि घटना होती है तो क्या प्रभाव है। तो बात करते हैं ओजोन छिद्र के या ओजोन सरण के क्या प्रभाव है। ओजोन सरण या ओजोन छिद्र के प्रभाव, कि इसके क्या प्रभाव है। अब समझना यहां से इसके क्या प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, क्योंकि जब सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जब सीधे धरातल पर आएगी तो पृथ्वी के तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ओजोन छिद्र, अब ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग का भी उत्तरदायी प्रभाव क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन छिद्र दोनों ही उत्तरदायी हैं। और वर्तमान में जो है जलवायु में जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उनका सबसे उत्तरदायी कारण, जो सबसे प्रमुख कारण है, वह है पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन छिद्र यह वर्तमान में सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में है। और इसीलिए विश्व में जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं उनमें सब में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा रखा जाता है। और इसीलिए CFC के उत्सर्जन को कम किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनमें इनको लेकर विशेष रूप से प्रश्न बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? एक तो ओजोन गैस को लेकर पूछा जा सकता है, ओजोन परत को लेकर पूछा जा सकता है, ओजोन छिद्र को लेकर हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके प्रभाव में पहला प्रभाव तो हो गया पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही। सेकंड देखना वह है कि मानव में त्वचा कैंसर और नेत्र संबंधी रोग, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा है?
मोतियाबिंद कि मानव में त्वचा कैंसर और नेत्र संबंधी रोगों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके साथ है तीसरा है सनबर्न। सनबर्न की समस्या, इस तरह से ओजोन क्षेत्र का मानव पर क्या प्रभाव हो रहा है, तो एक तो पृथ्वी पर प्रभाव है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। दूसरा, मानव में त्वचा कैंसर है, नेत्र संबंधी रोग है और सनबर्न जैसी समस्याओं में वृद्धि हो रही है। इसके बाद वनस्पति पर प्राकृतिक वनस्पति एवं फसलों की वृद्धि में कमी से खाद्य संकट की समस्या, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है या जो हम कृषि के दौरान जिन फसलों का उत्पादन करते हैं उनकी वृद्धि में क्या हो रही है, कमी हो रही है और उसके कारण उत्पादन कम हो रहा है और उत्पादन कम होने के कारण खाद्य संकट जैसी समस्याएं देखने को हमें मिले। और उसके बाद है समुद्री जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव। समुद्री जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि समुद्री जैव विविधता, जो समुद्री जीव जंतु है वहां भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उनकी जो है जो बायोडाइवर्सिटी है, समुद्री बायोडाइवर्सिटी, उसमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इस तरह से जो है ओजोन क्षेत्र का पृथ्वी पर भी, मनुष्य पर भी, प्राकृतिक वनस्पति और समुद्री जैव विविधता पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब इनके कारण जैव विविधता पर जब प्रतिकूल प्रभाव होगा तो सीधा सा है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, मानव सभ्यता। और इसीलिए विश्व में ओजोन क्षेत्र को रोकने के लिए या ओजोन क्षेत्र के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है वैश्विक रणनीति बनाएगी और उसी को आधार बनाकर हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं ओजोन क्षेत्र के लिए वैश्विक रणनीति और यहीं से हमारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ओजोन क्षेत्र शरण के लिए वैश्विक रणनीति। अब यहां पे समझना कि ओजोन क्षेत्र यानी कि ओजोन क्षेत्र को रोकने के लिए या ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व में सबसे पहले क्या प्रयास हुए, जिसे हम वैश्विक रणनीति कहते हैं। अब बात करते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन कौन से वैश्विक सम्मेलन हुए। उसमें सबसे पहला जो प्रश्न आता है या सबसे पहला जो सम्मेलन है वह है वियना कन्वेंशन, यानी कि ओजोन क्षेत्र के संरक्षण के लिए पहली बार जो प्रयास किया गया वह प्रयास कब किया गया, वियना कन्वेंशन में किया गया। यानी कि 22 मार्च 1985 को ओजोन परत के संरक्षण हेतु ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अबाध्यकारी वैश्विक समझौता हुआ। यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे पहले वियना में कब 22 मार्च 1985 को समझौता हुआ, लेकिन वह अबाध्यकारी था। अबाध्यकारी का मतलब है कि उसको मानना जरूरी नहीं था। माना या नहीं माने यह सदस्य देशों पर निर्भर था और इसलिए यह ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। अब आता है कि यह समझौता तो कब हुआ था, 22 मार्च 1985 को, लेकिन लागू कब हुआ, तो अब समझना
वियना कन्वेंशन कब लागू हुआ? 22 सितंबर 1988 को। 22 सितंबर 1988 को वो बना तो कब यह 22 मार्च 1985 को, लेकिन लागू कब हुआ था? यह 22 सितंबर 1988 को यह लागू। और भारत ने इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? तो देखिए भारत ने 1991 में वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया। तो अब ध्यान रखना, यहां से जो प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन छिद्र के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन कब हुआ? तो पहला वैश्विक सम्मेलन तो कहां? वियना में हुआ था। लेकिन यह अबाध्यकारी का मतलब है कि सदस्य देश इसे माने या नहीं माने, यह जरूरी नहीं था। बाध्यकारी में मानना जरूरी था, अबाध्यकारी में मानना जरूरी नहीं था, और इसीलिए यह ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। बस हमें यह पता होना चाहिए कि ओजोन क्षरण के लिए जो है वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, और यह लागू कब हुआ? 1988 में। और भारत इसका सदस्य देश कब बना? यानी भारत ने इस समझौते को कब माना? 1991 के अंतर्गत माना। हालांकि जब हम अधिकांश प्रश्न देखते हैं तो वियना कन्वेंशन को लेकर नहीं पूछे जाते, सबसे ज्यादा प्रश्न हमें पूछे जाते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, और यही हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब समझना यहां कब हुआ। यहां हुआ था 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन संरक्षण हेतु वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे प्रथम ओजोन सम्मेलन कहा। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न यही पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। कहां हुआ? कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हुआ, इसीलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और इस सम्मेलन को ही हम प्रथम ओजोन सम्मेलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वियना सम्मेलन में ओजोन संरक्षण के लिए बात की गई थी, लेकिन ओजोन संरक्षण के लिए जो सबसे कठोर कदम उठाया गया था वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उठाया गया था, इसीलिए इसे जो है हम क्या कहते हैं? प्रथम ओजोन सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्रथम ओजोन सम्मेलन कहां हुआ? देश पूछा जाएगा तो कनाडा, शहर पूछा जाएगा तो मॉन्ट्रियल, और यदि डेट पूछी जाती है तो 16 सितंबर 1987 को। अब यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? अब समझना यहां से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1989 को यह लागू हुआ। अब भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब किए? तो ध्यान रखना, भारत ने जून 1992 में
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? भारत ने जून 1992 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का या मॉन्ट्रियल समझौते का भारत सदस्य कब बना? 1992 में। जबकि यह समझौता कब लागू हुआ था? यह 1989 में लागू हुआ था। और यह सम्मेलन कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को यह हुआ था। अब यहां पे समझना, 19 सितंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा की बैठक थी, उसने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने की क्या घोषणा की? अब यह ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 19 सितंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने की यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? विश्व ओजोन दिवस। तो प्रश्न आता है कि विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 19 सितंबर 1994 को। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा? तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें ओजोन संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाए गए थे। सबसे पहला जो वैश्विक प्रयास ये कहा जाए वह इसी सम्मेलन में किया गया था। ओजोन संरक्षण को लेके, कार्बन के उत्सर्जन को लेके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को लेके जो सबसे ज्यादा प्रयास किया गया था वह इसी सम्मेलन में किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? घोषणा तो कब हुई थी? 19 सितंबर 1994 को। अब आता है प्रथम ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया। यानी कि प्रथम ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया गया था? 16 सितंबर 1995। अब प्रश्न आता है कि भारत में जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाना कौन मनाता है? तो भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ओजोन प्रकोष्ठ के द्वारा ओजोन संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या ध्यान रखना, भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओजोन प्रकोष्ठ द्वारा 1995 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। तो अब पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत में पूछा जाएगा कि प्रथम ओजोन दिवस कब मनाया गया था, तो वह है 16 सितंबर 1995 को, क्योंकि 1995 से ही जो है ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और 1995 में भारत जो है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या था? सदस्य था। क्योंकि 1992 में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भारत सदस्य बन चुका था। इसलिए भारत में भी पूछा जाएगा तो वह कब? 16 सितंबर 1995 को। और विश्व में भी पूछा जाएगा तो 16 सितंबर 1995 को प्रथम विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 16 जनवरी 2024 को हमने, यानी कि 16 सितंबर 2024 को हमने जो विश्व ओजोन दिवस मनाया, यह कौन सा है? तो अब समझना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हमें ओजोन दिवस को लेके, विश्व ओजोन दिवस को लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो यह ध्यान रखना, हमें 4 प्रमुख
विश्व ओजोन दिवस और उनकी थीम को एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां तक विश्व ओजोन दिवस। अब एक तो ध्यान रखना, 30वां विश्व ओजोन दिवस, और यह कब मनाया गया? 16 सितंबर 2024। 30वां विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर 2024। और इसकी थीम क्या थी, यह ध्यान रखना, इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांस क्लाइमेट एक्शन, एडवांस क्लाइमेट एक्शन, या फिर जीवन के लिए ओजोन। यहां ध्यान रखना, 30वां जो विश्व ओजोन दिवस है जो कि 16 सितंबर 2024 को जो मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? एडवांस क्लाइमेट एक्शन या जीवन के लिए ओजोन। क्लियर? अब दूसरा था जो हमें पूछा जाएगा, वह है 29वां विश्व ओजोन दिवस। यहां 16 सितंबर 2023, और इसकी जो थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना तथा जलवायु परिवर्तन को कम करना। इसके बाद है 28वां विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर 2022, और इसकी थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ 35। और इसकी क्या थीम थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। और 27वां विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर 2021, और इसकी थीम थी हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। इसकी थीम थी
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। इस तरह से हमें जो है विश्व ओजोन दिवस को पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में कौन सा विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, तो 30वां, और 30वें विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी, या 30वां विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। हमें केवल 30वां विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर 2024 को मनाया गया है उसको विशेष रूप से याद रखना, या फिर पहला कब मनाया गया है यह क्लियर होना है। पहला 16 सितंबर 1995 को और 30वां कब मनाया गया 16 सितंबर 2024 को मनाया गया, और इसकी क्या थीम थी। थीम याद रखना, एडवांस क्लाइमेट एक्शन। यहां हिंदी में नहीं लिखा हो तो इंग्लिश जो आता है मेंशन इंग्लिश वाले में देख लेना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांस क्लाइमेट एक्शन, यहां इस 30वें विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2024 की क्या थी, थीम थी, और यह थीम हमें एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर। और इसके बाद आता है एक और सम्मेलन जो कि 2016 में हुआ, जिसे कहते हैं किगाली समझौता। तो अब एक और पॉइंट याद रखना, तो ओजोन से संबंधित है, ओजोन संरक्षण से, वह है किगाली समझौता। अब यह कब हुआ था, यह अक्टूबर 2016 में, कब हुआ था, अक्टूबर 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में ओजोन संरक्षण के लिए दूसरा सम्मेलन हुआ। के लिए द्वितीय ओजोन सम्मेलन हुआ। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों को, इसमें ग्रीन हाउस गैसों को ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी माना तथा HFC को ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि विश्व ओजोन दिवस को लेकर क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, हमने विश्व ओजोन दिवस को नहीं, विश्व ओजोन दिवस से संबंधित जितने भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, ओजोन क्या है। तो ओजोन एक गैस है जो हल्के ही नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली है, जो कि ऑक्सीजन का विशेष रूप है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। और उसकी खोज किसने की। उसके बाद ओजोन परत क्या है, ओजोन परत कहां है, ओजोन परत की खोज किसने की। उसके बाद हमने ओजोन छिद्र की बात की, और ओजोन छिद्र के क्या कारण है। तो उसमें हमने एक कारण और पढ़ा था कि CFC तो है ये जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, लेकिन उसके बाद हमने ग्रीन हाउस गैसों को भी ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी माना। लेकिन यह कब माना गया, यह माना गया था किगाली समझौता, जो कि अक्टूबर 2016 में दूसरा ओजोन सम्मेलन जब हुआ तो उसमें कहा गया कि ओजोन छिद्र के लिए केवल CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही नहीं, हैलोजन गैसें ही नहीं, ग्रीन हाउस गैसें भी उसके लिए उत्तरदायी है। और HFC जिसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसको जो है ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया और इसे भी ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी माना। उसके बाद ओजोन छिद्र के क्या प्रभाव है उसके बारे में पढ़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन छिद्र को ओजोन परत के संरक्षण के लिए या ओजोन छिद्र को नियंत्रित करने रोकने के लिए क्या वैश्विक प्रयास किए गए। उसमें एक तो सबसे पहले वियना कन्वेंशन हुआ, लेकिन हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। और इसीलिए हमें मॉन्ट्रियल सम्मेलन और प्रमुख ओजोन दिवस कौन कौन से मनाए गए, जिसमें 30, 29, 28 और 27 इनकी थीम, और पहला ओजोन विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया, इसको लेकर जितने भी प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है विशेष रूप से आगामी आने वाले एग्जाम्स में, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी तरह से हम नियमित रूप से जो हमारे पर्यावरणीय मुद्दे हैं
जो हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग इसी प्रकार से नियमित रूप से एक एक क्लास के माध्यम से पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमें पता होना चाहिए कि करंट को लेके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि पर्यावरणीय मुद्दों में हमें क्या पूछा जाएगा, क्योंकि हमें सामाजिक अध्ययन अब नहीं पढ़ना है, हमें सामाजिक अध्ययन को करंट के साथ जोड़ के समसामयिकी के रूप में पढ़ना है। तो समसामयिकी के रूप में हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम इसी प्रकार से नियमित रूप से जो भी हमारे करंट के मुद्दे होंगे उनको हम नियमित रूप से एग्जाम तक पढ़ेंगे।